ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के मारे जाने की खबरें आ रही हैं, लेकिन ईरान ने हमले बंद नहीं किए हैं। ईरान ने इजराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त हमले जारी रखे हैं। अभी जब हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं दोस्तों, उस वक्त भी इजराइल पर भयंकर बमबारी हो रही है, भयंकर हमले हो रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। दोस्तों, ईरान ने कसम खाई है और घोषणा कर दी है कि अब तक इतिहास में जैसा नहीं हुआ, उससे भी भीषण हमला होगा और बदला लिया जाएगा। दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध को और भी बेहतर से विश्लेषण करने के लिए, समझने के लिए कि अभी क्या हो रहा है और आगे क्या कुछ होने जा रहा है, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार उरूस खान साहब हैं। उरूस खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान के सुप्रीम लीडर शुक्रिया। अली खामनेई के मारे जाने की खबरें आ रही हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं जहाँ तक मेरी अपनी एनालिसिस है, क्योंकि बहुत टाइम से खामनेई साहब ने एक चीज़ ये डायलॉग बहुत ही एस्केलेशन में दे दिया था कि हम मरने के लिए तैयार हैं, मगर हम सबको लेके डूबेंगे। एक बहुत पहले इन्होंने साल भर पहले भी किया था, उससे पहले भी कहा था और अभी रिसेंटली भी इन्होंने ये कहा। उसके अलावा एक लीडर के तौर पर, क्योंकि वो एक सुप्रीम लीडर भी कहे जाते हैं, एक क्लेरिक भी कहे जाते थे और एक तरह से उनके कई तरह के फिगर्स थे और बहुत बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स थे। तो जहाँ तक मेरी अपनी एनालिसिस है, क्योंकि एक लीडर ने शायद अपनी या तो कुर्बानी दे दी है, अपने मुल्क को बचाने के लिए। क्योंकि जब तक अमेरिका की नज़र में खामनेई ज़िंदा रहेंगे, तब तक अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता रहेगा और आगे की जो प्लानिंग है, जो मंसूबाबंदी है, वो क्लियर नहीं होगी। हालाँकि ये चीज़ बहुत कायदे से क्लियर है कि ये इज़राइल को इराक हाथ में चाहिए अपने। ईरान हाथ में नहीं चाहिए। ईरान में अगर अपनी गवर्नमेंट उनकी बैठेगी तभी इराक हाथ में मिलेगा। इराक तब तक हाथ में नहीं मिलेगा जब तक ईरान में गवर्नमेंट खामनेई की है। ठीक है? तो जब बहुत वक़्त पहले ये एनालिसिस हमने एक बार और भी इससे पहले ये बात कही थी कि ईरान के लिए अगला 1 साल बड़ा क्रूशियल है, बड़ा क्रिटिकल है। वो क्रूशियल जो था वो तो क्रिटिकल में बदल चुका है। हालाँकि ईरान अभी भी बहुत मुल्कों पर हावी है। आपने भी देखा होगा, सबने, पूरी दुनिया ने देखा कि साइमल्टेनियसली ईरान ने कई मुल्कों पे एक साथ हमला किया, इंक्लूडिंग इज़राइल। कि यस। इज़राइल के कई अलग-अलग शहरों पर भी एक साथ हमला किया उसके बाद, दुबई और ये समेत कोई छोटी 9 मुस्लिम देशों पर हमले किए हैं ईरान ने। इसको भी आप जी। विश्लेषित करते चलिए। हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा ये था कि सभी ईरान ने जब आईओसी की मीटिंग हो रही थी, जिस वक़्त इस्लामिक कंट्रीज़ की मीटिंग हो रही थी, तब उस वक़्त ईरान ने अपना एक पॉइंट ये रखा था कि वो ईरान ये नहीं चाहता है कि किसी भी मुस्लिम कंट्री में अमेरिका या इज़राइल को एयर बेस दिया जाए। देखिए, इज़राइल तो अपना एयरबेस नहीं बनाएगा, मगर अमेरिका अपने एयरबेस बनाएगा। इज़राइल उसमें अपने आर्मी, अपने कमांडर्स अमेरिकन आर्मी के रूप में वहाँ भेजता है। ठीक है? वो और उस पर वर्क करती है मोसाड। मोसाड वर्क करती है तो उसी अकॉर्डिंग होती है। तो इज़राइल ने जिस वक़्त आईआरजीसी ने ये बातें और इनकी इंटेलिजेंस ने ये बातें रखी थी कि अगर मिडल ईस्ट में अमेरिका अपने बेस बनाएगा, तो ये खतरा ईरान के लिए पैदा हो जाएगा और ईरान एक तरह से कहा भी ये जा सकता था कि मिडल ईस्ट की एक शील्ड थी। क्योंकि जब तक ईरान था, तब तक जब तक ईरान है, तब तक ये इराक कब्जे में नहीं जा रहा है। अगर इराक कब्जे में चला गया यूएस के वापस, या फिर इज़राइल के वापस कब्जे में चला गया, तो देखिए, इराक इज़ नॉट वो सद्दाम हुसैन का टाइम तो है नहीं कि इराक को कब्जा कर लिया और फिर उसके बाद वहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट को अरेस्ट कर लिया और ला करके इन्होंने फांसी दे दी और इराक से अपनी फोर्सेस वापस बुला ली। वो एक थिएट्रिकल प्रोग्राम था, थिएटर था वो एक तरह का। असली चीज़ ये है कि इराक को इन्हें कब्जे में लेना है, ये जंग है सोने की पूरी। इसलिए मिडल ईस्ट में सबसे पहले इन्होंने सारी मिडल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ थी, मेजर कंट्रीज़ थी, उन पर अपना एयरबेस बनाया। ईरान ने उसका अपोज़िशन किया, उसको अपोज़ किया, उसके अगेंस्ट गया, तब आईओसी से अपने आप को बाहर कर लिया था और इस वजह से ईरान ने इन मुल्कों पर हमला किया कि तुमने अमेरिका का साथ दिया था, इसलिए परिणाम भुगतो अब तुम भी। हालाँकि आगे जो भविष्य आने वाला है ईरान का, वो बहुत खतरनाक है, बहुत खराब भविष्य है, ये दुनिया को पता है। और जितने भी बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बातें पहले ही क्लियर कर दी हैं कि ईरान एक बात सबने देखी, पूरी दुनिया ने देखी कि खामनेई झुके नहीं, खामनेई अमेरिका के आगे घुटने टेके नहीं,
उनकी उसके बाद उनकी मौत हो गई, उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अब ईरान टाइम्स ने एक पोस्ट डाला है जिसमें तमाम मुस्लिम देशों को इस्लाम का गद्दार कहा है। उन्होंने जो इंग्लिश में लिखा है मैं उसका हिंदी तर्जुमा पढ़कर सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा है, ईरान टाइम्स ने लिखा है, हर मुस्लिम देश ने ईरान को धोखा दिया है। सऊदी अरब ने अपनी छावनियां अमेरिका और इजराइल के हवाले कर दी। कतर, बहरीन और कुवैत सभी मुसलमानों के खिलाफ हैं। ईरान अकेला लड़ रहा है। ईरान के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह हमें कामयाबी दे। ये बात ईरान टाइम्स ने लिखी है। जी। देखिए, ये जो स्टेटमेंट जारी हुआ था, ये 2 दिन पहले ही स्टेटमेंट जारी हो गया था, क्योंकि कल जब सऊदी अरेबिया ने अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि उसमें कंडेमनेशन जारी किया था और उसके साथ ही ये भी कहा था कि हम यूएस का सपोर्ट करना पड़ा तो हम यूएस का सपोर्ट भी करेंगे ईरान के अगेंस्ट में। अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क का, अगर पूरी दुनिया का मुस्लिम कोई सेंटर है तो वो सऊदी अरेबिया को माना जाता था, और दूसरा ईरान को इसलिए, देखिए ये लड़ाई है मस्जिद अक्सा की, अल-अक्सा की लड़ाई है, खाली हम इस चीज़ को अभी नकारेंगे नहीं। अभी देखिएगा अगले 6 महीने में ये पिक्चर और वाइडर स्केल पर क्लियर हो जाएगी और सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो क्यों देखिए, प्रॉक्सीज़ अगर सबसे ज़्यादा कहे जाने वाले थे पूरे वर्ल्ड में तो वो थे ईरान के। हमास भी ईरान का प्रॉक्सी था, हिज़्बुल्लाह भी ईरान का प्रॉक्सी है, यमन पूरा ईरान का प्रॉक्सी था, और इस तरह से बहुत सारे प्रॉक्सीज़ बैठे हुए थे। अब बीच में कंडेमनेशन जारी हो जाता है कि वो कई मुल्क जारी कर देते हैं कि ईरान ने ये चीज़ गलत करी है, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईरान, अगर देखा जाए तो ये ईरान ने काउंटर अटैक किया था अपना, जो पलट करके अटैक किया था, ये काउंटर था। अब दूसरी तरफ आप एक चीज़ ये ले लिए कि खुरासान वाले जो अभी जो बड़े-बड़े लश्कर कहे जाते थे आतंकवादियों के, वो कंडेमनेशन जारी कर रहे हैं ईरान पर। आपने भी देखी होगी वो वीडियो। हाँ, वो हामिद खुरासानी की वीडियो। अब ऐसे लोग अगर कंडेमनेशन जारी करेंगे ईरान के लिए, तो आगे क्या पिक्चर और क्लियर हो गई है अपने आप ही, कि जब इस तरह के लोग कंडेमनेशन जारी कर रहे हैं, अब हम ये बात कर सकते हैं कि यूएस का अगला टारगेट क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा? हम इस तरह की बात कर सकते हैं। देखिए, अगला उसका स्टेप है टर्की। मैं पहले भी बता चुका हूँ। किसी एक को तो ईरान का साथ देना चाहिए था, कोई एक तो आगे आकर के साथ देता, मतलब कम से कम भारत में मुस्लिम एकता की मिसालें तो दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई साथी नहीं खड़ा हुआ। अगर 5-6 देश भी आकर के ईरान के साथ खड़े हो जाते, या फिर वो ये तमाम गल्फ की कंट्रीज बोलती कि हम ईरान का साथ देंगे, तो फिर इजराइल की ये हिम्मत नहीं होती कि इस तरीके से अली खामनेई को मार देती या फिर ईरान पर इतना बड़ा हमला करती। क्यों ऐसा नहीं हुआ? बात बिल्कुल आपने सही कही कि बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, और बहुत सारी मतलब इस चीज़ का वो भी था कि शुरू-शुरू में जब कतर का नाम आया था कि कतर ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा, फिर नाम आया था टर्की का कि टर्की साथ में खड़ा होगा, फिर बीच में नाम आया था रशिया और चाइना का कि रशिया और चाइना फुल सपोर्ट दे रहे हैं। हम इस बात को नहीं अभी खत्म कर सकते हैं कि सपोर्ट नहीं मिला है ईरान को। हम इस बात को अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको 1970 याद होगा। 1970 में जनता आई थी बाहर, आ करके एम्बेसीज को आग लगाई थी, यूएस एम्बेसीज को, और रुहुल्लाह खुमैनी को बिठाया था ना। और देखिए, कोई भी मुल्क को टेक ओवर करने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ती है। उस वक्त हथियार कहाँ से आए थे? तो ये देखिए, ईरान का एक बहुत पुराना दांव है कि मौके पर सरेंडर करके और जमींदोज हो जाना। ये जमीनों में बंकर्स में गायब हो जाते हैं सारा आर्सेनल लेकर के, और कुछ वक्फे के बाद फिर उभरते हैं ये। ठीक है, इनकी बसीज आर्मी जो है वो कोई हल्की नहीं है, आईआरजीसी के अपने प्लान्स कोई हल्के नहीं है। अगर ये शुरुआती दौर में इस तरह से हल्के में देखा जाएगा कि ईरान ने सरेंडर कर देगा, अभी हो सकता है ये सीन बने आगे आकर के कि ईरान सरेंडर करेगा या फिर इस तरह से, तो ये भूलना नहीं चाहिए कि ईरान के पास अब वो हथियार आ चुके हैं जो चाइना और रशिया की मदद से उसको मिलने थे, और वो बड़ी प्लान्ड वे में ही सारा काम होगा। देखिए, हाँ, अब हम ये देख सकते हैं कि अगर ईरान सरेंडर कितने टाइम में करेगा ये आने वाले वक्त में, क्योंकि देखिए भारी तबाही होगी, अभी बहुत बड़ा नुकसान होंगे, सब तरफ नुकसानात होंगे, और उसके बाद ईरान सरेंडर कहीं जाके करेगा। मगर उसमें भी ईरान के हो सकता हो 2 हिस्से बढ़ जाए ईरान के। एक हिस्सा जैसे आपने अफगानिस्तान में देखा होगा, तालिबानियों ने अपने कब्जे में ले लिया था, और अफगानिस्तान का बाकी एरिया अलग था जहां से वो बैठ करके और छुप करके और तमाम तरह के अटैक किया करते थे, और एंड में उन्होंने मुल्क को अपने कब्जे में ले लिया। यही हुआ।
अब ईरान में भी सेम हो सकता हो, यही स्टोरी दोहराई जाए, क्योंकि हम्म। अफ़गानिस्तान ने शुरू में ये बात कही थी कि अगर यूएस के खिलाफ ईरान का हमें साथ देना पड़े तो अफ़गानिस्तान देगा। मगर हम्म। जियोपॉलिटिक्स क्या कहती है कि उसने क्या किया, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान पे बिज़ी कर दिया, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में बिज़ी हो गया, इधर उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। भाई एक तरफ जिसने ये बात कही थी कि हम खुल करके सपोर्ट दे सकते हैं, उसको पहले पाकिस्तान के साथ बिज़ी कर दिया क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, और उसके हम्म। बाद बड़ी वो छोटी-सी एक क्लैश था जो कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता था, वो वॉर में तब्दील हो गया उधर। हाँ। इधर इन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। उससे पहले-पहले इन्होंने क्या किया था कि जितने भी नेवल बेस थे, ईरान के, जो ईरान ने हिडन नेवल बेस बना के रखे हुए थे, उन्होंने उसको कैप्चर किया था। और अच्छा, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो इज़राइल ने जिस वक़्त ये जारी किया था कि आज रात हम न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे, ठीक है? हाँ। यूएस ने, हाँ। हाँ। हालाँकि स्टेटमेंट इज़राइल का था, वो ईरान उसको यूएस आगे फॉरवर्ड कर रहा था खाली सिर्फ़। जी। तो अब अगला स्टेप देखिए, अगला ये सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि वो जो नेवल बेसेस बने हुए थे वो कैप्चर कर लिए गए थे। अभी हाल में ही अब फिर से दोबारा ये जैसे ईरान का लगेगा कि ईरान कमज़ोर हो रहा है, अभी तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह से चलता रहेगा, वॉर ऐसे ही भाई चलती साहब, अभी रहेंगी। भी मेरा वही सवाल है, 56 मुस्लिम देश सब बटे हुए हैं, मुसलमान एक क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मुसलमान तो एक आगे आने वाले 5 साल, 10 साल में भी मुझे लगता है नहीं होगा। क्योंकि हम अरे। आपको एक छोटी-सी बात बता दें, शिया और सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू से चल रहे हैं, शिया और सुन्नी, ये देखिए कोई मोहल्ले लेवल पर या ये लखनऊ के इलाकों में शिया सुन्नी नहीं था। ये यूपी या हिंदुस्तान के किसी इलाके का शिया सुन्नी नहीं था। ये इंटरनेशनल कोई भी वो होती है, जो मुहिम कही जाती है या प्लान कहा जाता है या डायलॉग कहा जाता है, वो हर मुल्क में और स्टेट वाइज़, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वो उस चीज़ का एडॉप्शन होता है। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दे दूँ कि आपने देखा होगा कि इतनी सारी बातें हो जाती हैं मुसलमानों के अगेंस्ट में, इतनी सारी मुल्क में, और चाहे वो कोई भी मुल्क ले लिए, सभी में। उसके बावजूद भी मुसलमान कहीं न कहीं या तो पॉलिटिकल अंदाज़ में लड़ रहे हैं आपस में, या तो वो राइवलरी अंदाज़ में आपस में लड़ रहे हैं। आपको इस तरह से दिखेंगे लड़ते हुए। हाँ, हाँ। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी वही चीज़ चल रही है। वहाँ सऊदी अरेबिया और ईरान और बहरीन तो कहा जाए तो बहरीन तो देखिए शिया पॉपुलेशन का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कही जाती थी बहरीन, जी हाँ। शिया फिर? पॉपुलेशन की। हुँ। यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट भी वही करती थी जो पॉपुलेशन जो चाहती थी। जी। अब हुआ क्या, बहरीन ने भी तो अटैक कर दिया, फिर काउंटर हाँ, अटैक में बिल्कुल, बहरीन पर अटैक किया है उन्होंने। और बिल्कुल। जबकि बहरीन तो, होता ये है कि यहाँ पर बात चल रही है, यहाँ पर सियासत है सिर्फ लालच की। सोने की लालच है कि किसी तरह इराक तक पहुँचे और यूफ्रेट रिवर से निकलने वाला सोना इनको हासिल हो जाए। आने वाले वक़्त में आप देख लीजिएगा, साल भर का हम वक़्त साल भर का मैं टाइम अपने ज़बान से खुद कह रहा हूँ, मेरी एनालिसिस है कि यूफ्रेट का मामला क्लियर हो जाएगा। इन्होंने जो एक डायलॉग चलाया था, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, ये एक डायलॉग चला था। एक्चुअल में वो डायलॉग पैलेस्टीन नहीं है, इन्होंने इज़राइल को ये टर्म दिया था, हालाँकि स्टूडेंट्स ने उसको चेंज करके, इंटरचेंज करके वहाँ पे पैलेस्टीन लगा दिया था, और वो बहुत तेज़ी से कॉन्फ्लैग्रेशन की तरह फेमस हो गया था वर्ल्ड में। तो मुसलमान तो देखिए इतनी जल्दी एक नहीं होते हैं, नहीं होंगे, और ना ही हमें इनका कोई भविष्य दिख रहा है। क्योंकि हर मुल्क की अपनी एक रणनीति है, अपनी एक स्ट्रैटेजी है। उनको हर कोई मुल्क चाहता है यहाँ पर बादशाही करना। बाकी सभी मुल्कों पर लीडर बनना चाहता है। हर कोई सुप्रीम लीडर बनने के लिए तैयारी में बैठा हुआ है। इस वजह से एक नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, कुछ बातें ऐसी थी कि जब ये देखा गया कि भाई टर्की ने देखा कि भाई टर्की इज़ आल्सो मेंबर ऑफ नाटो, तो उसके हिसाब से, टर्की के हिसाब से, टर्की अगर खड़ा हो जाता है यहाँ पे, टर्की अब कल का खत्म होता, आज खत्म हो जाता, भाई टर्की कोई बहुत बड़ा मुल्क तो है नहीं, बहुत बड़ी सुप्रीम पावर तो है नहीं इस वक़्त। इस वजह से देखा जाए, और दूसरी तरफ रशिया, तो रशिया को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है, तो रशिया भी अभी खुल करके बिल्कुल एकदम ऑपोज़िशन पे बिल्कुल फ्रंट पर आकर के साथ दे दे, ये भी मुनासिब नहीं है। ट्रंप ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के लिए खामनेई का मरना जरूरी था, न कोर्ट, न कचहरी, न कुछ, हमले करके एक कंट्री के सुप्रीम लीडर को मार के, आतंक फैला के, बच्चों को मार के, मासूमों को मार के, इस तरीके से सत्ता परिवर्तन अब की जाएंगी क्या? ये क्या इतिहास क्या बनाया जा रहा है, या फिर ये नया ट्रेंड क्या लागू हो रहा है? देखिए, ट्रम्प का नाम जब आता है तो मेरी आँखों के सामने एप्स्टीन फाइल्स का नाम गूंजने लगता है, बहुत तेज़ी से। फर्क नहीं पड़ता ना किसी को।
हाँ, वो मैं यही कह रहा हूँ कि जो जिस इंसान पर उतने मासूम बच्चों का फ़र्क नहीं पड़ा जिस इंसान पर, वो हम्म। किसी और पर क्या फ़र्क वो आपने भी सुना होगा, अब ये चीज़ क्लियर नहीं है कि कितनी ज़्यादा कि वो मासूम बच्चों का वो मीट खाते थे। जो खा सकता है वो मार नहीं सकता है क्या किसी को? और सत्ता परिवर्तन करने के लिए और वहाँ पर लोगों को अपना अपना आदमी बिठाने के लिए, रज़ा पहलवी को वहाँ पे बिठाने के लिए, ये बात मैंने साल भर पहले भी ये बात कही थी, रज़ा हाँ। पहलवी को बिठाने के लिए, तो रज़ा पहलवी को बिठाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। और ये बात बेंजामिन नेतन्याहू से उनके रब्बी ने आज से 15 साल पहले ये बात कह दी थी कि किसी भी कॉस्ट पर तुम्हें ईरान हासिल करना होगा। तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम ईरान हासिल कर लेंगे, तब ये बात हुई थी, फिर उसके बाद ये बात जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जो फादर थे, उनसे ये बात जब कही गई थी, तो उन्होंने ये बात कह दी थी, ईरान इज़ नॉट अ स्मॉल फिश, ईरान इज़ अ बिग फिश। हमें इतनी जल्दी ये नहीं सोचना चाहिए, जाल नहीं फेंकना चाहिए ये सोच करके कि ईरान हाथ में आ जाएगा बहुत जल्दी। ईरान के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा तभी ईरान हमारे हाथ में आएगा। ये वजह ये है देखिए, हम एक चीज़ की तारीफ़ करेंगे कि जो शिया पॉपुलेशन है उसमें यूनिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक हम्म। है? इन कंपैरेटिवली टू सुन्नी पॉपुलेशन। हम ये भी बताएँगे आपको खुल करके, हालाँकि इन चीज़ों से मैं कहने से पर्सनली हिचकता नहीं हूँ। ठीक है? क्यों? क्योंकि चीज़ें जो हैं सच वो है। हम्म। ठीक है? दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि वो 15 सालों का जो स्ट्रगल था वो एंड में आकर के यहाँ पर एंड हुआ है। अब हो सकता हो आने वाले 6 महीने में रज़ा पहलवी का अगर फ्रंट आता है, तो दूसरा रूप ये भी याद रखिएगा कि ईरान का एक टुकड़ा ये ख़ामनेई सपोर्टर्स के हाथ में जाएगा और बड़ा टुकड़ा जाएगा, जहाँ से एक नई ईरान की शुरुआत होगी आने वाले कुछ साल के बाद। हम्म। और ये अभी नहीं होगा ये, और ये चीज़, ये टुकड़ा फिर मिडल ईस्ट पर बहुत भारी पड़ेगा, बाकी ओके। बकिया मुल्कों पर। ख़ास करके सऊदी अरेबिया पे सबसे ज़्यादा भारी पड़ेगा। अच्छा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया उरुस खान साहब, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। हम फिर किसी चर्चा में ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद।